बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, क्लास में आप टाइम पर आ जाया करें ताकि क्लास के शुरू में हम वो असल में टेक्निक लगा रहे होते हैं जिसकी वजह से हम आपको कह रहे होते हैं कि भाई आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम रोज़ कोर्स को क्या कर रहे होते हैं, रिवाइज़ कर रहे होते हैं। तो वो शुरू के जो 10-15 मिनट होते हैं दे आर मच मोर इम्पॉर्टेंट। जी, सेक्शन 4 में हमने आगाज़ किया था स्लाइड नंबर 26 से, और हमने कहा कि सबसे पहले हमने कहा कि जनाब इनकम शैल बी इम्पोज, इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। हर साल अलग टैक्स इम्पोज होगा ऑन एवरी पर्सन हु हैज़ टैक्सेबल इनकम। यहाँ से हमने आगाज़ किया। फिर जनाब हमने सबसे पहले पहली डेफिनेशन पढ़ी, नॉर्मल टैक्स ईयर। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन डिनोटेड बाय इन विच द सेड डेट फॉल। अब ये डेफिनेशन हमें याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। फिर जनाब हम इससे आगे चले और हमने दूसरी डेफिनेशन पकड़ी, दैट इज स्पेशल टैक्स। इसके बारे में भी हमने कहा इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। लेकिन इसकी डिनोटेड बाय में ज़रा बात डिफरेंट लिखी गई। डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर relevant to the normal tax year in which closing date of special tax year fall। ठीक है ना, इसे हमने ऐसे देखना शुरू किया। लेकिन साथ ही हमने कहा कि नहीं यार, ऐसे नहीं, बल्कि आसान काम क्या है कि जो हमारा कोई से जो 12 महीने हमारा टैक्स पीरियड है वो जहां क्लोज हो रहा है, जहां एंड हो रहा है, हम देखें अब नेक्स्ट जून कब आने वाला है। ऐसे हमें पता चल जाएगा एग्जाम में देखने के लिए। लिखने के लिए तो ऐसे ही लिखेंगे। लिखने के लिए वो ये कह रहा है कि यार देखो इसके नीचे लगाओ नॉर्मल टैक्स ईयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी टैक्स ईयर एंड हो रहा है उसका नाम 2025 ही है, तो इसलिए इसका नाम भी 2025 है। फिर और आगे चले तो एक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नाम आया। पता चला ये पीरियड ऑफ 12 मंथ नहीं है, ये ट्रांजिशन की वजह से आ रहा है। हम नॉर्मल से या स्पेशल से नॉर्मल में जा रहे हैं। ये हमारा था, ये हमारा नॉर्मल ईयर ख़त्म हुआ, आइंदा हमने रिक्वेस्ट करके ये स्पेशल ईयर बनवा लिया। इसके दरमियान जो ये पीरियड आ रहा है ये क्या है, इसको शो कैसे करना है, अपकमिंग जून देखना है। लेकिन लॉ तो वैसे ही लिखेगा कि यार नॉर्मल देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कोई भी ईयर एंड है तो उसका नाम 2000, अब क्योंकि ये इसके दरमियान ही आ रहा है ना, ठीक है ना। यानी ईयर को नाम हम कैसे देते हैं, हमेशा नॉर्मल की जो रेंज है ना उसके दरमियान जो भी ईयर एंड हो रहा है उसका वही नाम आएगा, चाहे वो स्पेशल हो चाहे वो ट्रांजिशन हो, बाकी तो नॉर्मल ही बचेगा ना। लिखने में तो ऐसे देख रहे हैं, लेकिन जब सवाल आता है इस तरह, कल जैसे हमने सवाल देखे, फिर हमने क्या देखना है, अपकमिंग जून, अपकमिंग जून, अपकमिंग जून। डन होगी बात जी। फिर हमने कल बात की जनाब रेजिडेंशियल स्टेटस की। रेजिडेंशियल स्टेटस में सबसे अहम बात तो ये थी कि भाई हम रेजिडेंशियल स्टेटस देख क्यों रहे हैं, ठीक है ना। इसको हमने पहले यहाँ समझने की कोशिश की थी कि यार रेजिडेंशियल स्टेटस देखने की वजह क्या है, कि हमने देखना है इस बंदे ने कौन सा टैक्स पे करना है। रेजिडेंट आदमी ने पाकिस्तान सोर्स इनकम पे भी टैक्स देना है और फॉरेन सोर्स, यानी ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल इन पाकिस्तान, ठीक है ना। ग्लोबल इनकम विल बी टैक्सेबल इन पाकिस्तान। पूरी दुनिया में जो कमाएंगे उसका टैक्स पाकिस्तान में देना है। सर 2 दफ़ा टैक्स देना है यार, ये बात आगे 103 सेक्शन आएगा वो बता देगा कि नहीं 2 दफ़ा नहीं देना, एक मैकेनिज्म निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी इसका जवाब क्या है कि जी नहीं, पाकिस्तान में टैक्स देना है। टैक्स कितना देना है, क्या वहाँ भी देना है फिर यहाँ भी देना है, इसका मैकेनिज्म जब सेक्शन 103 में पहुँचेंगे तो सामने आ जाएगा। ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता, मसलन यूके में कोई 55% टैक्स है, पाकिस्तान में कोई 35% टैक्स है, तो 2 दफ़ा दिया तो फिर पीछे क्या बचेगा। ऑफ कोर्स 2 दफ़ा नहीं देना। कंट्रीज़ ने डबल टैक्सेशन के एग्रीमेंट्स कर रखे हैं आपस में, ठीक है ना।
लेकिन इस वक्त हम वो बहस नहीं छेड़ रहे क्योंकि वो यहाँ रेलिवेंट नहीं है। अच्छा जी, जो नॉन रेजिडेंट है उसने पाकिस्तान में टैक्स तो नहीं देना? देना है। वेल डन, शाबाश। कौन सी इनकम पर? पाकिस्तान सोर्स इनकम पर। इसका मतलब है किसी बंदे से टैक्स लेने से पहले ये पता करना पड़ेगा ना कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। ठीक है ना? टैक्स लेने से पहले हर साल टैक्स लेना है तो हर साल पता करना पड़ेगा कि रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट। बात समझ आ रही? फिर हर साल ही पता करना पड़ेगा कि रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। इसीलिए जब हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की एन इंडिविजुअल शेल बी आ फॉर, नहीं फिर नहीं पढ़ा, फॉर ए टैक्स ईयर। जब किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं वो 1 साल का निकलता है, अगले साल फिर दोबारा देखेंगे, फिर अगला साल आएगा फिर दोबारा देखेंगे, अलग 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 अलग। ठीक है ना? देखना कैसे है? ये 3 बातें लिखी हुई हैं, इन 3 को ही मैंने यहाँ ऐसे कर दिया। हमने कहा यार सबसे पहली बात है जो लोग सिटीजन नहीं है, पाकिस्तानी शहरी नहीं है, सवाल आएगा ना, सवाल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी में पता चलेगा पाकिस्तानी शहरी है या। अगर पाकिस्तानी शहरी नहीं है तो हमने क्या देखना है? डेज इन पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान में कितने दिन गुजारे हैं। अगर 183 डेज और मोर गुजारे हैं तो रेजिडेंट हो गया, फंस गया। अब ग्लोबल इनकम पे भी टैक्स देगा। बात समझ आ रही है? और अगर 183 डेज नहीं गुजारे तो फिर टैक्स नहीं देगा। मैं शाबाश, पाकिस्तान सोर्स पे तो फिर भी देना ही है ना, टैक्स तो देगा लेकिन ग्लोबल इनकम पे नहीं देगा। एक आ गया जी, अगर बंदा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है तो फिर क्या करना है? फिर डेज आउटसाइड पाकिस्तान देखने कि पाकिस्तान से बाहर कितनी दफ़ा गया है। क्या देखना है? क्या किसी एक मुल्क में 182 डेज से ज़्यादा तो नहीं गुजारे। इसका मतलब है देखने 183 ही हैं, लिखने वाले की शाबाश है कि उसने यहाँ 183 लिखा है, यहाँ 182 लिखा है, यहाँ मोर देन लिखा है। ठीक है ना? इसका मतलब है हमने देखना है किसी और मुल्क में 183 डेज तो नहीं गुजारे। सिंगापुर गया, यूके गया, जर्मनी गया, फ्रांस गया, किसी एक मुल्क में अगर 183 डेज गुजार लिए हैं तो वो नॉन रेजिडेंट हो गया। ठीक है? अच्छा, एक बात और कवर करने के लिए, या किसी दुनिया में कहीं कोई और मसला आ जाए, कोई ऐसा मुल्क आ जाए वो 183 डेज नहीं, वो 120 दिन पर ही रेजिडेंट बना दे किसी बंदे को, तो नीचे लिखा हुआ, उसकी गुंजाइश रखी हुई हमने लॉ में, नॉट ए रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर। इसका मतलब है अगर कोई शख्स 2 जगह रेजिडेंट हो गया, कल किसी बच्चे ने ये सवाल भी पूछा था, हमने इसे एड्रेस नहीं किया उस वक़्त, 2 जगह हो गया तो उस कंट्री का शहरी कहलाएगा टैक्स में। क्यों? क्योंकि वो सिटीजन है। हम अपने सिटीजन को अगर किसी और टैक्स मुल्क का टैक्स पेयर बन जाए तो रेजिडेंट नहीं समझते, हम अपनी रेजिडेंसी फॉरगो कर देते हैं। ठीक होगी बात? या 183 डेज गुजार दे किसी और मुल्क में या वहाँ का रेजिडेंट हो जाए। इसका मतलब है अगर रेजिडेंसी 183 डेज से कम भी हो जाए तो तब भी वो पाकिस्तान का रेजिडेंट, क्योंकि कोई शख्स 2 जगह रेजिडेंट तो नहीं हो सकता ना। डन होगी बात? फिर आ गया जी एम्प्लॉइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पोस्टेड अब्रॉड, वो कहता है इनके डेज देखने ही नहीं है, दे विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट। डन थी बात ये। फिर हमने डेज कैलकुलेट करने सीखे थे। ठीक है ना? डेज हमने कैलकुलेट करने सीखे थे। मसलन अब छोटी छोटी सी एग्जांपल से लेकर आगे चलते हैं। देखिए जी, पढ़ें जी। मिस्टर कामरान, अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हैड अ बिजी ट्रेवलिंग फॉर द वर्क। क्या हुआ जी? ही विजिटेड द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर द मेंशन ड्यूरेशन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। वो कहता है यूके में उसने 100 दिन गुजारे हैं, यूएसए में 85 डेज गुजारे हैं, यूएई में
50 दिन को, उन्हें खुद ही डेज दिए हुए, ठीक है ना। एडिशनली ही वॉज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 130 days during the year. Based on the information provided, is Mr. Kamran considered a resident individual in Pakistan? कौन है कामरान? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। तो हमारे जहन में वो जो स्लाइड है उसमें से कौन सी रेलिवेंट रह गई? सिर्फ सिटीजन वाली रह गई, ठीक है ना। व्हेन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बिकम्स रेजिडेंट, कब रेजिडेंट बनता है? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान तो बाय बर्थ रेजिडेंट ही है। कब नॉन रेजिडेंट होगा? अगर किसी एक मुल्क में 183 डेज गुजारे, तो देखें कहीं 183 डेज हैं, कहीं लिखा है कि किसी और मुल्क का रेजिडेंट बना दिया उन्होंने 100 दिन पर ही, ठीक है ना। इसका मतलब है दोनों कंडीशन, ना इसने 183 डेज गुजारे फिर तो हम खुद बना देते, और ना किसी मुल्क ने इसे रेजिडेंट बनाया, इसका मतलब है ये कौन है? रेजिडेंट इन पाकिस्तान है। ये कौन है? रेजिडेंट इन पाकिस्तान है। अब लिखना कैसे है? मिस्टर कामरान इज कंसिडर्ड अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिकॉज ही इज अ citizen of Pakistan and his stay in any other country does not exceed 182 days and is not a resident taxpayer of any. His stay in Pakistan is irrelevant for calculation of residential. ये पाकिस्तान में एक दिन भी ना रहा होता तब भी रेजिडेंट होता। क्लियर है ना बात? ये पाकिस्तान में एक दिन भी ना रहा होता, इसने रेजिडेंट होना था, बिकॉज सिटीजन ने नॉन रेजिडेंट का क्राइटेरिया क्वालिफाई करना है, रेजिडेंट का नहीं करना। बात समझ आ रही? सिटीजन ने नॉन रेजिडेंट का क्राइटेरिया क्वालिफाई करना है। 182 डेज से ज्यादा किसी मुल्क रहा है? नहीं रहा। हालांकि टोटल लगाएं तो 182 डेज से ज्यादा है, 100 + 85 + 50, टोटल नहीं लगाना, एक मुल्क की बात हो रही है, ठीक है। किसी और मुल्क ने इसे रेजिडेंट डिक्लेयर कर दिया, नॉन रेजिडेंट के दोनों क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर सका, इसलिए ये बदनसीब रेजिडेंट होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, डन हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं। मिस्टर कामरान सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वही सारा कुछ लिखा हुआ है। अब हमने कुछ ना ऐसे लगा दिया जी, एक कंट्री में 100 दिन, एक में 85 डेज, एक में ये दिन, ठीक है। एडिशनली ही वॉज प्रेजेंट इन पाकिस्तान 130 डेज ड्यूरिंग द मिस्टर कामरान स्टे वर 183 डेज इंस्टेड ऑफ 100। अब पीछे से मैंने आपको ना सिर्फ समझाया कि अगर सवाल में ये चेंज आ जाए कि अगर हम यहाँ क्या कह दें, यानी बी पार्ट में हम क्या कह दें कि अगर यूके में 183 डेज आ जाए इंस्टेड ऑफ 100 डेज, ठीक है ना। अब क्या होगा? जाहिर है, इफ मिस्टर कामरान वर टू स्टे इन यूके 183 डेज इंस्टेड ऑफ, he become resident, his residential status in Pakistan would be changed, he is resident of other country, Kamran is not a resident taxpayer in। अब हम इससे यूके की इनकम या बाकी दुनिया की इनकम नहीं पूछ सकते, ठीक है ना। फर्क क्या? अब हम इससे पाकिस्तान की इनकम भी नहीं पूछ सकते? नहीं, पाकिस्तान की इनकम तो पूछ ही सकते हैं ना, पाकिस्तान की इनकम का तो चक्कर नहीं है। अच्छा जी, तीसरा, वही पीछे बेस सवाल चल रहा है आगे। Assume that Mr. Kamran is not a citizen of Pakistan। जैसे ही पता चला he is not a citizen of Pakistan, तो हमारा व्यू फौरन चेंज हो गया है। पहले हम डेज आउटसाइड पाकिस्तान पे फोकस किए हुए थे, अब डेज, बट ही स्टे इन पाकिस्तान इज 183 से ज़्यादा हो गया, तो क्या बन गया? सबसे पहले आपने ये फोकस देखना है, देखना कैसे है। अनफॉर्चुनेटली आप किताबें उठाएंगे ना, जितनी टैक्स की किताबें उठाएंगे, जितना आपको ये बात ही नहीं नज़र आएगी कि यार हमने देखना कैसे है। बात समझ आ रही है?
क्योंकि ये बात ना यहाँ नहीं लिखी हुई। जब आप लॉ को ऐसे पढ़ेंगे ना तो यहाँ नहीं वाजे लिखा हुआ। लॉ ने तो अपने तरीके से चलना है ना, लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं बना हुआ। ये बात याद रखें कि सीए के स्टूडेंट होंगे बेचारे, पीआरसी पास करके आए होंगे, सुबह सुबह आके टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे, उनके लिए लॉ थोड़े बना। लॉ तो प्रैक्टिशनर के लिए बना है। जितना मर्जी कम्प्लेक्स बना दें, जितनी मर्जी सिचुएशन क्रिएट कर दें, जितनी मर्जी मुश्किल लैंग्वेज लगा दें, भाई अब हम, और फिर हमने किताब बंद करके थोड़े प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस तो किताब खोल के होती है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मैं किसी केस को प्लीड कर रहा हूं तो मैं तो 10 किताबें खोल के बैठूंगा ना। जब वकील अदालत में जाता है तो 10 किताबें साथ लेके जाता है। रियल लाइफ किताब खोल के चलती है, एग्जाम किताब बंद करके चलता है। एग्जाम की सिस्टम ज़रीफ़ी ये है कि वो किताब बंद करके चलता है। हाँ, फाइनल में नहीं चलता बंद करके। फाइनल में किताब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपके साथ होता है, ओपन बुक पेपर होता है कि भाई ये किताब पढ़िए, इसमें से देख के बता दो क्या करना है। बात समझ आ रही है? अब टीचर का काम क्या है? टीचर पहले बच्चे को बताए बेटा सवाल में ये फोकस करना है। सबसे पहले ये स्लाइड जब हम कोई चीज़ ऐसे फ्लो चार्ट में आपको बताते हैं ना, एक्चुअली यहाँ टीचर आपको अपना एक्सपीरियंस, अपना विजन, अपनी टीचिंग स्किल कम्युनिकेट कर रहा है। यहाँ तो जो लॉ में लिखा है वो लिखा हुआ है ना भाई, ठीक है ना। लॉ ने तो सीधी सीधी बात लिख दिया, ठक ठक ठक, ख़त्म बात, समझ आए ना आए। एग्ज़ाम में बच्चा कभी भी सवाल नहीं हल कर सकता जब तक उसे ये फोकस ही ना पता चले कि यार मैंने करना क्या है सवाल में, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है, सिटीजन आए तो ऐसे देखना है, अदर देन सिटीजन आए तो वैसे देखना है। और ये जो सवाल होता है ना जिसमें हम कहते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इसी को तो हम 360 डिग्री क्वेश्चन कहते हैं ना, जहाँ हम क्वेश्चन को ट्विस्ट करते जाते हैं और आप कॉन्सेप्ट से आगे चलते जाते क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आ जाती है। जब हमने 4-5 साल पहले काम शुरू किया था तो लोगों को लग रहा था पता नहीं सर क्या कर रहे हैं। आज सारे सवाल एग्जाम में भी ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है ना। सारे सवाल एग्जाम में ऐसे आ रहे हैं क्योंकि अब लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट दुनिया अब जहाँ मूव करके आ गई है वो यही है, इसी को देखना है हमने। अच्छा जनाब आगे चलते हैं, पार्ट 4 आ गया। इफ कामरान वर पोस्टेड अब्रॉड बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग टैक्स ईयर, इसका मतलब है एम्प्लॉई ऑफ फेडरल गवर्नमेंट हो गया, कहानी खत्म होगी। डेज डूज देखने नहीं है, ये रेजिडेंट ही है, पाकिस्तान आया है नहीं आया। If Kamran were posted abroad by federal government during tax year, he would still be considered resident individual Pakistan as employee of official of federal government, provincial government, ऐसी। तो बात समझ आती है कि नहीं आती? आज रेजिडेंशियल स्टेटस क्लियर हो गया, ग्रिप में आ गया, काम कर लेंगे। अब यहाँ ऐसे ही चलते जाएं, 2-3-4 सवाल आपको नज़र आ जाए। अब आते हैं जी हम ज़रा के प्रॉपर सवाल पर, पास पेपर के स्टाइल में। मिस्टर जॉन, अ फ्रेंच डिज़ाइनर, ऑफन विजिट टू पाकिस्तान फॉर प्रमोशन ऑफ हिज प्रोडक्ट। कमिश्नर हैज़ ग्रांटेड हिम परमिशन टू यूज़ कैलेंडर ईयर एज अ स्पेशल टैक्स ईयर। कैलेंडर ईयर एज अ, अब हमने उसके टैक्स ईयर में देखने हैं ना कि उसके टैक्स ईयर में उसने कितना टाइम गुजारा। कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। इसका मतलब है ये बंदा कौन है? स्पेशल टैक्स ईयर वाला बंदा है, ठीक है। अब इसके टैक्स ईयर में हमने बंदे देखने हैं। पहली बात है कौन है, सिटीजन के नॉन सिटीजन? क्या कैलकुलेट करना है? डेज आउटसाइड पाकिस्तान के डेज इन पाकिस्तान? डेज। ऐसे सवाल हमारी ग्रिप में आएगा, ठीक है ना। ऐसे में पता चलेगा कि यार करना क्या है, डेज इन। फिर मैंने आपको स्लाइड पे कैलकुलेशन करनी सिखाई हुई है कि अगर एग्जामिनर ऐसे बताए, अराइवल डेट बताए और डिपार्चर डेट बताए, तो हाउ टू कैलकुलेट डेज, ये बात बताई हुई है कि नहीं बताई हुई है? बताई हुई है। कैसे बताई हुई है जी? ये बताई हुई है। यहाँ हमने कहा था कि हाउ टू कैलकुलेट डेज। डेज की कैलकुलेशन की स्लाइड 44 पर।
डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर वाला सवाल आए तो कैसे सॉल्व करना है? कैसे सॉल्व करना है जी? जिस महीने आया है वहां मसला है, जब जा रहा है वहां के तो डेज नजर आ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो देखिए जरा कैसे, कौन सा सवाल हम कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं। तो पहला चंक जब वो पाकिस्तान आया तो 10 जनवरी को आया और 2 मार्च तक रहा। ये डेज कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे कैलकुलेट करने हैं, और उसूल क्या है, बोथ डेज इंक्लूसिव, ऐसे है ना। हमने कहा यार जब वो पाकिस्तान की डेट आने और जाने की लिखी हो तो क्या करना है, जिस महीने में आया है उस महीने के टोटल डेज कितने होते हैं, वो पुराना तरीके से देख लेना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो, ठीक है ना। तो जनवरी 31 दिन, 31 माइनस 9, बोथ, वाई 9 सर, बोथ डेज इंक्लूसिव। अच्छा, हो सकता है कोई शख्स ये बात आपको, वैसे तो डेज कैलकुलेट कराना कोई टीचर बता ही नहीं रहा होगा लेकिन चले 31 माइनस 10 प्लस 1 का भी ऐसे भी कर सकते, एक ही बात है। ये 1 कहाँ से आ गया, बोथ डेज इंक्लूसिव की वजह से आ गया, ठीक है ना। या यहीं हमने 1 कम ले लिया, बोथ डेज इंक्लूसिव। ये तो आ गए जनवरी के दिन, वापस कब गया है इसका, फरवरी। कौन सा साल है, 2024। अब देखना लीप ईयर है कि नहीं है, 28 वाला के 9 वाला, 9 वाला, जमा मार्च के तो 2 दिन उठाने हैं। पहले विजिट में इतने दिन पाकिस्तान रहा, डेज इन पाकिस्तान, ठीक है ना। फिर आ गया सेकंड विजिट, 15 अप्रैल को आया। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 माइनस 14, गया कब, जून में। इसका मतलब है मई में इधर ही रहा, और जून में कब गया, 20, ये दिन निकाल लिया। थर्ड विजिट, इन ट्रांजिट ओनली, ट्रेवलिंग बिटवीन यूएई एंड, यूएई से श्रीलंका जा रहा था लेकिन इतना बेवकूफ था कि पीआईए से आ गया है, तभी इन ट्रांजिट क्रिएट होगा ना। तो इन ट्रांजिट तो डेज लेने ही नहीं है, इन ट्रांजिट तो डेज लेने ही नहीं है। फोर्थ विजिट, फिर आ गया यकम नवंबर को, बाज नहीं आता। अच्छा जी, यकम नवंबर को आ गया, और कब गया, अब क्योंकि यकम नवंबर में हाफ मंथ नहीं है तो नवंबर के सारे ही ले लो भाई, कितने, 30, और दिसंबर के 4। लगाओ जी इन दोनों का टोटल, डेज निकालो, डेज का टोटल करो। भाई कॉपी शॉपी निकाल के बैठ जाएं, अब ऐसे ना बैठें जैसे मेहमान आए हुए, थोड़ी देर में चाय आपको सर्व होने वाली हो, ठीक है ना। अब आप कॉपी शॉपी निकाल लें। जी हाँ, हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी, अभी आ जाएगी समझ, आओ अभी आ जाएगी समझ, अभी आ जाएगी समझ। अच्छा, ये ना जो इस तरह के प्रैक्टिकल सिनेरियोज होते हैं ना, ये सारे ना कहीं एड्रेस हुए होते हैं। हम इन सब का जवाब इसलिए भी नहीं दे रहे होते कि आपका लॉ आपसे इस स्टेज पे ये वाली बातें डिमांड नहीं कर रहा, ठीक है ना। जब 2 मुल्कों के दरमियान में टैक्सेशन की टेरिटरीज डिसाइड होती है ना, वहाँ डिसाइड ये भी हो जाएगा कि अगर यूके और पाकिस्तान में टाई पड़े तो फिर कौन इसे अपनी तरफ लेगा। जाहिर है कौन लेगा, जिसका रेजिडेंट होगा उधर चला जाएगा। फर्ज कर लें मिस्टर जॉन यूके का रेजिडेंट है और पाकिस्तान और यूके के दरमियान टाई पड़ रही है, तो जेन्युइनली कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है इस वक्त बात। जी कितने दिन हो गए, 180, 157, डन होगी बात जी। हम तो अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं ना, हम सारी दुनिया की बात नहीं कर रहे। वी आर कैलकुलेटिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पाकिस्तान। वो किसी और कंट्री में भी तो नहीं होगा ना, वो पाकिस्तान में होगा इन ट्रांजिट।
हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप पहले पहले ना उसी कॉन्सेप्ट को समझें कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, ये बात ज़रूर सोचें। क्या करने जा रहे हैं? पाकिस्तान का रेजिडेंशियल स्टेटस देखने, तो वी आर कंसर्न ओनली विद पाकिस्तान एट द, ठीक है ना। कितने दिन आए जी? 157। सो मिस्टर जॉन इज नॉट ए रेजिडेंट इंडिविजुअल। डन होगी बात, मिस्टर जॉन इज नॉट ए रेजिडेंट इंडिविजुअल। अच्छा जनाब, यहाँ जो सोल्यूशन हुआ है ये ज़रा 8 अक्टूबर से हुआ है, इसलिए उसको नहीं आपने देखना। अच्छा जी आगे चलते हैं, अब ज़रा पास पेपर के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेटेस्ट कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस दिस वन, नहीं ये भी नहीं, ये वाला। चलिए 2018 की अटेम्प्ट का सवाल देखते हैं। ऑन 1 दिसंबर 20X7 Bruce Lee was appointed by a Chinese company as a technical director for, he provided you the following detail। अच्छा अब एग्जाम में हमें कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं ना, जब भी टैक्स ईयर का जिक्र नहीं हुआ तो इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टैक्स, ठीक है ना, इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टैक्स ईयर। अच्छा यहाँ उसने बता दिया, हमें नाम से चाइनीज़ कंपनी से पता चल गया कि ब्रूस ली इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर हमने सवाल में देखना है कि एग्जामिनर सवाल को पिच कैसे कर रहा है, डेज अराइवल, अराइवल डेट, ठीक है ना, इस तरह चल रहा है। अच्छा जी चलिए जी, अराइवल इन पाकिस्तान कब आया जी? फिर उसने कहा जी ज्वाइंट पाकिस्तान ऑफिस, नहीं सिर्फ अराइवल देखना है, आके क्या किया ये नहीं देखना, अराइवल एंड डिपार्चर देखने हैं ना। अब उसने छुपाया इन बातों को, कभी आप QM मेरे से पढ़कर आए होंगे तो हम वहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट देना शुरू करते हैं कि एग्जामिनर चीज़ों को क्या करता है, हाइड करना शुरू करता है। अब एक सवाल था क्लियरली डिपार्चर अराइवल डिपार्चर, अब उसने हाइड किया, उसने कहा इस दिन आया है, फिर इस दिन उसने ऑफिस ज्वाइन किया, फिर विजिट टू दुबई, दुबई चला गया। बात समझ आ रही है? और कितने दिन दुबई रहा, फिर कहता है जी आगे साउथ कोरिया चला गया, विजिट टू नॉर्दर्न एरिया द पाकिस्तान, ठीक है। इसका मतलब है अब हमें इसमें से खुद एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे कि कब कब पाकिस्तान आया। पहला पाकिस्तान कब रहा जी? वो 15 दिसंबर से 21 मार्च, ठीक है ना जी। तो हमें पहले देखना चाहिए 15 दिसंबर से 21 मार्च वाला टाइम। कैलकुलेट करें जी ज़रा डेज, दिसंबर के डेज कैलकुलेट करें, दिसंबर के डेज कैलकुलेट करें। 17 जनवरी में रहा, फरवरी में रहा, मार्च में कौन सी तारीख को गया था? 21 को, मार्च के 21 दिन आ गए। ये सारे कैलकुलेशन समझ आ गए, ठीक है ना। पहला विजिट में वो ये रहा। फिर क्या हुआ, अप्रैल का क्या गिवन है जी? 12 अप्रैल से 21 अप्रैल तक वो कहाँ रहा? साउथ कोरिया। कितने दिन? अब अप्रैल के दिन निकालें, कितने बनते हैं? 12 को गया जी, जी नहीं, हमने तो मार्च बस यहाँ 21 दिन ले लिए ना, मार्च 21 को चला गया, 21 से वहाँ गया, एक दिन फिर वापस आ गया, ठीक है ना, एक दिन फिर वापस आ गया मार्च के, इसीलिए तो 21 दिन बने हैं ना। आगे चलें, अप्रैल के कितने दिन बन रहे हैं? 20। ऐसे आपने डेज की काउंटिंग करनी है एक दफ़ा।
कितने डेज बन गए जी? कितने डेज बन गए? 178। क्या हो गया? रेजिडेंट हो गया कि नहीं? नहीं हुआ, 183 डेज पे रेजिडेंट होना था। बात समझ आ रही है? इसी तरह देखिए, अराइवल डिपार्चर, चलिए इसको भी देखें। Mr. John, a foreign national, visit Pakistan for business purpose during various period throughout the year. His arrival and departure dates are as follow. कब आया जी? अराइवल डेट, डिपार्चर डेट। अब एग्जामिनर ने कंफ्यूज नहीं किया, आपको डायरेक्ट दे दी। मिस्टर जॉन कौन है? सिटीजन नहीं है। मिस्टर जॉन सिटीजन नहीं है। इसका मतलब है डेज इन पाकिस्तान कैलकुलेट करने। डेज कब आया जी? 25 अगस्त। अगस्त में कितने दिन होते हैं? -24 अगस्त। फिर गया कब? अगस्त के बाद सितंबर में रहा और अक्टूबर के 10 दिन। इसका टोटल लगाएं, कितने आ गए? 47 डेज। अब किसी तरह भी कैलकुलेशन बता दें, ये पहला चंक हमने उठाया, ठीक है। फिर दोबारा आया कब? 1 दिसंबर को। और पाकिस्तान कब तक रहा? 25 दिसंबर तक। तो सीधा सीधा ही है, 25 दिन रहा पाकिस्तान, क्योंकि बोथ डेज इंक्लूड करने। 25 दिन ये हो गए जी, 25 दिन ये हो गए। फिर कब आया जी? 5 जनवरी को आया और 2 मार्च को गया। अब फिर मिड में आया ना, तो फिर प्रॉब्लम करेगा। 5 जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 -4, ये जनवरी आ गया। फरवरी, अब 28 वाला फरवरी है। और मार्च के 2 दिन। कितने दिन बन गए? कितने दिन बन गए? 57। ये आ गई जी कैलकुलेशन, 57। डन। फिर 15 मई को आ गया, 10 जून तक रहा। 15 मई, मई में कितने दिन होते हैं? 30 - 14, 4 डेज इंक्लूड। मई में 31 होते हैं, तो 31 लिख पाए भाई, प्लस जून के 10 दिन, ठीक है। फिर 25 जून को आ गया, फिर 26 को चला गया। His stay on 25th and 26th June was due to in transit flight, तो नहीं कैलकुलेट करना। बात समझ आ रही है? Determine the residential status of Mr. John for tax year 2023। कल आपने डेफिनेशन पढ़ी, आज आप डायरेक्ट पास पेपर के क्वेश्चन कर रहे हो। आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगर करते जाएंगे तो होते जाएंगे, नहीं करेंगे तो टोटल डेज कितने बने हैं? तो 156 पर इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। डन होगी बात जी। अच्छा जनाब, तो आपको आई होप कि रेजिडेंशियल स्टेटस की कुछ बातें समझ आ गई हैं, ठीक है ना। कुछ बातें समझ आ गई हैं। सबसे अहम बात यही वाली 2 ही स्लाइड आपको अहम नज़र आएंगी। एक है कैलकुलेशन कैसे करनी है, एक है टॉपिक को देखना कैसे है, ठीक है ना। टॉपिक को देखने वाली स्लाइड जो थी वो ये वाली थी कि भाई हमने देखना है अगर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है तो डेज आउटसाइड पाकिस्तान देखने हैं। किसी एक कंट्री में 183 डेज तो नहीं हो गए, लेकिन लिखना है मोर देन 182 डेज। या किसी कंट्री ने इसे रेजिडेंट तो नहीं डिक्लेयर कर रखा। अगर ये एक्सक्लूड नहीं है तो इंक्लूड ही है। क्या है? पाकिस्तान में एक दिन भी रहा है तो ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने की वजह से पाकिस्तान में
रेजिडेंट है। अगर नॉन सिटीजन है, जॉन की, ब्रूसली की बात हो रही है, तो फिर क्या देखना है, डेज इन पाकिस्तान देखने हैं, ठीक है ना। और फिर 183 डेज का क्राइटेरिया देखना है। फिर बात आई कि सर डेज कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो पता चला यार अगर अराइवल डिपार्चर डेट गिवन हो तो फिर ऐसे देखना है, और अगर ऐसे लिखा हो डेट ऑफ विजिट ऑफ अदर, ये आम तौर पर ना जब सिटीजन होगा ना तो एग्जामिनर ऐसे डाटा पिक करेगा कि यार ये बंदा ना दुबई चला गया था 15 तारीख से 20 तारीख, ठीक है ना। अब डेज आउटसाइड पाकिस्तान कैसे निकालने, वैसे ही निकालने जैसे पहले निकाल रहे थे। कैसे जी, अप्रैल 30 - 14, मई, जून। अब ना खुद को कंफ्यूज नहीं कर लेना कि सर जब वो कहते हैं ना विजिट टू अदर कंट्री, तो ये जो टाइम है ना ये अदर कंट्री के गिवन हैं। अब हमने अपनी कंट्री में ये नहीं सोचना कि सर वो ऐसा ना हो 15 यहाँ भी काउंट हो रही हो वहाँ भी काउंट हो रही। अब खुद को वही वाली बात है कि रियल लाइफ से कॉम्प्लेक्स नहीं कर लेना। बस जब अदर कंट्रीज के गिवन डेट हैं तो हम डेज आउटसाइड पाकिस्तान ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। जब पाकिस्तान में आने की बातें हो रही होंगी, अराइवल एंड डिपार्चर की हो रही होंगी, तो फिर ऐसे कैलकुलेट करेंगे, बस दैट्स इट। बाकी वो रियल लाइफ इज समथिंग एल्स। क्लियर होगी बात जी। और अगर कहीं इसी खींचातानी में कोई इन ट्रांजिट डेज आ जाए, देखें अभी दोनों सवालों में इन ट्रांजिट डेज नजर आ रहे थे, वो कैलकुलेट ही नहीं करना। इसका मतलब है एग्जामिनर ने सवाल बनाते हुए या तो पाकिस्तान का डाटा देना है या दूसरी कंट्री का डाटा देना है। ये दूसरी कंट्री का डाटा है, ये दुबई का डाटा है कि भाई 15 तारीख से 20 तारीख तक दुबई रहा। तो ओवर थिंकिंग करके ये नहीं कहना कि सर 20 तारीख को ही अगर पाकिस्तान आ गया तो क्या हुआ होगा, हमने नहीं ऐसे सोचना। बस हमने कहा यार 15 से 20 तक दुबई रहा, तो दुबई के डेज निकाल रहे हैं कितने बन गए, ठीक है ना। और दुबई के डेज हम किसके निकाल रहे होंगे, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के निकाल रहे होंगे, क्योंकि जब भी हम देखते हैं डेज आउटसाइड पाकिस्तान। बात समझ आ रही है। तो आउटसाइड पाकिस्तान कैसे डेज निकले, उसी तरह कैलकुलेशन वही है। और ये भी उसूल क्या लगा हुआ है, बोथ डेज काउंटेड आउट। जब आउटसाइड पाकिस्तान का डाटा है तो ये रूल वहां लगा रहे हैं, जब पाकिस्तान का डाटा है तो ये रूल यहां लगा रहे हैं। बोथ डेज काउंटेड इन पाकिस्तान, बोथ डेज काउंटेड आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है ना। ओवर थिंकिंग करके कॉम्प्लेक्स नहीं करना अपने लिए किसी भी चीज को। डन होगी बात जी। अच्छा जनाब, अब रह गई बात जनाब, ये तो आ गया इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इंडिविजुअल पर्सन में तो 3 लोग शामिल थे, इंडिविजुअल भी, कंपनी भी, एसोसिएशन ऑफ पीपल भी, पार्टनरशिप भी। वो जो सेक्शन 4 में हमने पढ़ा था ना, एवरी पर्सन शुड पे टैक्स, एवरी पर्सन शुड पे टैक्स, यहां लिखा होता ना एवरी पर्सन। तो इस पर्सन में 3 लोग शामिल, मोटे मोटे, वैसे तो और भी चीजें शामिल है, मोटे मोटे 3 लोग हैं, इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी। तो फिर सबका ही रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर सबका ही निकालना पड़ेगा। तो बाकी लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे देखते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। An association of person shall be resident association of person for a tax year if the control and management of the affair of association is situated wholly or partly in Pakistan at any time in the year. Control and management of the affair of association means partners of AOP. If control and management of the affair of association is situated wholly, पार्टली, अगर पार्टनरशिप पाकिस्तान से मैनेज हो रही है तो इट इज रेजिडेंट पार्टनरशिप, और अगर पार्टनरशिप दुबई से बैठ के मैनेज हो रही है
तो फिर नॉन रेजिडेंट। ठीक है ना, बस इसको डेफिनेशन ही देखनी है, इसके ऊपर न्यूमेरिक नहीं आता। कंपनी, अ कंपनी शैल बी रेजिडेंट कंपनी इफ in a tax year it is incorporated or formed by or under any law in force in Pakistan। कंपनी में कौन सा ला है? कंपनीज एक्ट 2017, कभी I2B में भी पढ़ा था, ठीक है ना। हमारा इदारा कौन सा है? SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ। जो कंपनी इसके तहत रजिस्टर्ड हुई है वो कारोबार दुनिया में जहां भी कर रही है, दैट कंपनी इज अ रेजिडेंट कंपनी। आप एक कंपनी बनाते हो, SECP में रजिस्टर करवाते हो, ये कंपनी कारोबार दुबई में कर, इट्स अ रेजिडेंट कंपनी। एक बात हो गई। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन दी। अगर अब ये पहली बात तो होगी ना, वो तमाम कंपनीज जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई हैं वो तो रेजिडेंट हैं। इसका मतलब है अब ये बात हो रहा है जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई हैं लेकिन पाकिस्तान में काम कर रही हैं, ठीक है ना, जैसे सैमसंग हो गया, LG हो गई, बहुत सारी कंपनी है दुनिया में। वो कहते हैं यार हमने देखना है क्या होली उस कंपनी की तमाम मैनेजमेंट पाकिस्तान में है। एक दफ़ा ही आई हो पाकिस्तान, सारे डायरेक्टर आ गए हो पाकिस्तान, कोई मीटिंग करने, AGM उन्होंने पाकिस्तान में रख ली, सारे डायरेक्टर AGM में आ गए, तो वो कंपनी क्या बन गई? और इट्स अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। अच्छा, जो गवर्नमेंट होती है ना, ये भी, इसको भी जब हम कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं ना कंपनी लॉ के अंदर, तो उसके अंदर ही ये शामिल होती हैं। इसीलिए वो कहता है यार प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट ही कहलाएगी। ये नहीं देखेंगे वजीर आला पाकिस्तान में कितने दिन रहा या रही और कितने दिन बाहर गए और गई, ऐसे नहीं देखेंगे, बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज ऑलवेज रेजिडेंट। ऐसी लोकल गवर्नमेंट, ये जो हमारी लोकल बॉडीज होती हैं, ये भी हमेशा रेजिडेंट। बस ये याद रखने के लिए है, इसका और कोई ताल्लुक नहीं है। बस if any of the above three condition are fulfilled, company will become resident company। सबसे अहम बात पहले वाली बात है, हर वो कंपनी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई है वो पाकिस्तान की कंपनी कहलाएगी, रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। ये दो बातें एग्जामिनर थ्योरी में पूछेगा जब भी पूछेगा, और इंडिविजुअल जब भी पूछेगा न्यूमेरिक में पूछेगा, ठीक है ना। इसीलिए इंडिविजुअल के हम आपको न्यूमेरिक करवा रहे हैं कि पास पेपर के सवाल भी करवा रहे हैं, ये। लेकिन ये जो बाकी सारी की सारी बातें हैं ये जब भी एग्जामिनर पूछेगा थ्योरेटिकली आपसे पूछेगा। तो रेजिडेंशियल स्टेटस का नेट इम्पैक्ट ये है, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस 3 लोगों का देख लिया है, इंडिविजुअल का, कंपनी का, AOP का। इंडिविजुअल पर न्यूमेरिक देखने हैं, कंपनी और AOP पर न्यूमेरिक नहीं देखने, डेफिनेशन याद करते हैं। डन होगी बात नहीं। इस चैप्टर का बेसिक मकसद था इंट्रोडक्शन करवाना, ठीक है ना। हर बंदे ने टैक्स पे करना है, भाई कितने अरसे का टैक्स पे करना है, उसके लिए हमने टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। इस चैप्टर में अगर हम कभी ICAP की किताब में या कहीं और देखेंगे ना, तो कुछ और बातें भी लिखी हुई हैं, लेकिन वो रेपिटेशन है। वो असल में वो बातें हमने पढ़नी कहाँ है? रेलिवेंट जगह पर जाकर पढ़नी है। सैलरी की बातें सैलरी में पढ़नी है, प्रॉपर्टी की बातें प्रॉपर्टी में पढ़नी है, बिजनेस की बातें बिजनेस में पढ़नी। एक अहम बात हमने और समझनी है, किसी बंदे ने कितना टैक्स देना है, ये बात पता करने के लिए 2 बातें पहले पता करते हैं। नंबर 1, उस बंदे का स्टेटस क्या है, ताकि पता चले कौन सी इनकम पे टैक्स देना है। फिर इनकम पता चल गई, सारी दुनिया की इनकम पे टैक्स देना है। अब हमने पता करना है कितना टैक्स देना है, ठीक है। कितना टैक्स देने से पहले फिर हम बंदे को दोबारा क्लासिफाई करते हैं। क्या क्लासिफाई करते हैं कि क्या वो बंदा 2 कैटेगरी बनाते हैं। एक कैटेगरी है सैलरीड इंडिविजुअल, ठीक है, एक कैटेगरी है सैलरीड इंडिविजुअल। सैलरीड इंडिविजुअल किसे कहते हैं? जो भी उसका टैक्स ईयर है, नॉर्मल है तो नॉर्मल, स्पेशल है तो उस टैक्स ईयर में
अगर वो सैलरी से 75% से ज़्यादा इनकम कमाए, यानी उसकी इनकम का मेजर पोर्शन कहाँ से आ रहा हो? सैलरी से आ रहा हो, तो हम क्या कहते हैं? सैलरीड इंडिविजुअल। थोड़ा बहुत उसे कोई कैपिटल गेन आ गया हो, थोड़ा बहुत को उसने बिजनेस भी कर लिया हो, लेकिन ये सारी चीज़ें 25% से कम हो, ठीक है? अब बहुत सारे लोग होंगे ना, जो एम्प्लॉय होता है उसके जो 100% इनकम कहाँ से आ रही होती है? सैलरी से आ रही होती है। इसको क्या कहते हैं? सैलरीड इंडिविजुअल। अब गवर्नमेंट ने एक टेबल बना के दिया हुआ है कि यार यहाँ से पता चलेगा इस बंदे ने कितना टैक्स देना है। ये शेड्यूल में बातें लिखी हुई हैं, ठीक है ना? गवर्नमेंट कह रही है यार अगर वो बंदा साल में 6 लाख रुपया कमाता है ना, यानी 50,000 रुपया महीने की होगी ऐसी समझने के लिए, तो यार ये तो खुद बेचारा अभी ज़कात लेने की ज़रूरत है, इससे टैक्स क्या लेना, इसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना? इसने कोई टैक्स नहीं, इनकम टैक्स के हेड में अभी इसने कोई इनकम टैक्स नहीं देना, ज़ीरो टैक्स देना, ठीक है? फिर अगली स्लैब आई, अगली कैटेगरी आई, वो लोग जो 6 लाख से ज़्यादा लेकिन 12 लाख तक कमाते हैं, ठीक है? यानी लाख रुपया महीने का कमाते हैं। वो कहता है ये पूरे साल में 1% टैक्स दे दें अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। आगे 6 लाख से जब अमाउंट एक्सीड करेगी, फ़र्ज़ किया 12 लाख में ही ये फॉल करता है, तो ये ऊपर वाले 6 लाख का 1% टैक्स दे दे, यानी 6,000 रुपया टैक्स दे दे। सॉरी, ईयरली, साल का। डन होगी बात। असल टैक्सेशन अब शुरू होने लगी है। ये निकाल दिए 2 बंदे, इन्हें तो हमने समझ लिया गरीब लोग हैं, ठीक है ना? अब असल कहानी शुरू हुई। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 12 लाख बट डज नॉट एक्सीड 22 लाख। पहली बात, ये साल की इनकम की बात हो रही है, महीने की नहीं हो रही। हिसाब किताब हमने साल का ही करना है, इसीलिए तो टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट अभी समझा, ठीक है ना? अब मसलन एक आदमी की ना 18 लाख इनकम है, इस साल उसने 18 लाख रुपया इनकम कमाई है। कहाँ से? सैलरी से। अब इसने कितना टैक्स पे करना है? पहली बात है, जब किसी बंदे की इनकम आएगी ना, हमारे पास जितनी भी इनकम आई 18 लाख रुपया इनकम, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हम देखते हैं ये बंदा किस स्लैब में फॉल कर रहा है। इनको स्लैब बोल रहे हैं। कितनी स्लैब है हमारे पास? 6। 18 लाख इनकम है, किस स्लैब में फॉल करता है? थर्ड स्लैब में। किस स्लैब में फॉल करता है? थर्ड स्लैब में फॉल करता है। अच्छा जी, जब ये थर्ड स्लैब में फॉल करता है तो फिर हमने क्या करना है? अब जरा गौर करें, थर्ड स्लैब कहां से शुरू होती है? 12 लाख से। उसकी जो इनकम है ना, पहले उसमें से 12 लाख माइनस कर दो, बाकी क्या बचा? ये वो इनकम है जो इस स्लैब में फॉल करती है। ये वो इनकम है जो इस स्लैब में फॉल करती है। इसका रेट यहां लिखा हुआ है, कितना? 11%, ठीक है? 6 लाख का लो 11% जी, ₹66,000 आ गए जी। ये कौन सा टैक्स है? इन 6 लाख पे। पिछले 12 लाख पे कितना टैक्स था? वो गवर्नमेंट ने खुद ही सहूलत बना रखी है, वो यहां लिखा हुआ है। पिछली स्लैब का टैक्स 6,000 बनता था, इसका मतलब है 6,000 और ऐड कर दो, कितना हो गया जी? 72,000। बात समझ आई है? अच्छा जी, अब एक बंदा लेते हैं, एक बंदे की इनकम है 38 लाख रुपया, ठीक है? सबसे पहले क्या देखना है? ये बंदा किस स्लैब में फॉल करता है? 38 लाख 5वीं स्लैब में फॉल करता है। स्टेप नंबर 1 स्लैब मालूम करनी है। स्टेप नंबर 2, ये स्लैब कहां से शुरू हो रही है? 32 लाख से, वो इसमें से माइनस कर देना। 6 लाख,
इसका रेट गिवन है यहां पर, क्या 30% लगाएं जी, 1,00,000। और जो पिछली स्लैब है उनका टैक्स कितना बन रहा है, वो यहां लिखा हुआ है 3,46,000 रुपया। इसमें 3,46,000 रुपया ऐड कर दो। ऐसे कैलकुलेट होता है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। एक आदमी की इनकम है 85 लाख रुपया। पहला क्या करना है काम, किस स्लैब में फॉल करता है, छोटे में। ये स्लैब कहां से शुरू होती है, 41 लाख रुपए से। तो पहले 41 लाख रुपया माइनस कर दें इसमें, बाकी क्या बचा, 44 लाख रुपया। इसका रेट गिवन है 30। इसमें बेस टैक्स यानी पिछली स्लैब यानी 41 लाख तक का जितना टैक्स बन रहा था वो पीछे लिखा हुआ है साथ ही, कितना बन रहा था। ऐसे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। बात समझ आ रही है, कितने स्टेप लगे, 3 स्टेप लगे बेसिक। सबसे पहले देखना है किस स्लैब में फॉल कर रहा है, वो स्लैब जहां से शुरू हो रही है माइनस कर देना है, इसका रेट गिवन है टैक्स कैलकुलेट कर देना है। इसको बोलते हैं बेस टैक्स, बेस टैक्स ऐड कर देना है। 6 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 6,000, ये क्या है, बेस टैक्स। डन। कब, अगर ये बंदा सैलरीड इंडिविजुअल। अच्छा, अगर सैलरीड इंडिविजुअल नहीं है तो कोई बात नहीं, बस ऐसा ही एक टेबल और गिवन है, उसके ऊपर ये वाला टेबल लगाएंगे, उसी तरह ही लगाएंगे। पहले देखना है टोटल इनकम का 75% सैलरीड से है कि नहीं है। ठीक है, नहीं है तो ये टेबल लगेगा। ये टेबल थोड़ा सा 6 लाख तक तो वैसे ही था, लेकिन 12 लाख पर वहां 1% था यहां, क्योंकि गवर्नमेंट क्या अज्यूम करती है, सैलरीड वाला बेचारा, ठीक है ना, तो उस बेचारे पर बेचारगी का थोड़ा हाथ हल्का किया हुआ है, ताकि जो कम आमदन वाले लोग हैं उनकी टैक्सेशन ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। ये एकदम से कहाँ चली गई है, ये टैक्सेशन 15% पे चली गई, ठीक है ना। तो ये टैक्स रेट इफेक्टिवली हाई हैं, लगाने वैसे ही हैं। मसलन अगर यहाँ एक बंदे की 38 लाख इनकम है तो हमने देखना है जी 38 लाख वाला कहाँ फॉल कर रहा है, 5 में। तो कहाँ से स्लैब शुरू हो रही है, 32 से। 32 लाख माइनस किया, ऊपर वाले 6 लाख पर कौन सा रेट लग रहा है, 40%। और ये क्या है, बेस टैक्स। डन होगी ना बात। अच्छा, इसी तरह एक तीसरा टैक्स है जिसको हम कहते हैं कंपनी के लिए, ये वाला लगेगा एओपी प्लस वो वाला इंडिविजुअल जो नॉन सैलरीड होगा, ये वाला टेबल लगेगा, ठीक है ना। और पहले वाला टेबल किस पे लगेगा, सैलरीड पे लगेगा। कंपनी हमारे सिलेबस में नहीं है, कंपनी पे स्लैब नहीं लगते, स्ट्रेट रेट लगता है 35%, ठीक है ना। कंपनी के स्लैब नहीं होते, कंपनी का डायरेक्ट रेट होता है, ठीक होगी बात। इसका मतलब है गवर्नमेंट ने ख्याल किया हुआ है, सैलरीड इंडिविजुअल का थोड़ा सा ख्याल किया हुआ है कि उसके रेट थोड़े कम रखे हुए हैं, या नॉन सैलरीड या एओपी का फिर भी कंपनी से थोड़ा ख्याल रखा हुआ है, ताकि थोड़ा शुरू में रेट 0 भी है, शुरू में रेट 15% भी है, फिर 20 भी है, फिर 30 भी है, फिर 40 भी है, लेकिन 45 भी है। बात समझ आ रही है, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स, ये बात हमें समझ आ गई है। बस इस चैप्टर में से हम लोग यही बातें पढ़ना चाह रहे थे, क्योंकि असल पढ़ाई कहाँ से शुरू होनी है, असल पढ़ाई शुरू होनी है जब हमारे पास, जहाँ हमने पढ़ा हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है ना। कितने हेड ऑफ इनकम थे हमारे पास, 5। असल कहानी यहाँ से शुरू होनी है, ये चैप्टर पढ़ने हमने।
जब ये 5 चैप्टर पढ़ लें तो हमारा 80% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो गया होता है इनकम टैक्स का। ठीक है ना, हर हेड में हम अमाउंट कैलकुलेट करके लाएंगे 1 साल की। ठीक है ना, क्योंकि सारा हिसाब किताब किस बेस पर होना है, सालाना बेसिस पर होना है, फिर उसके ऊपर टैक्स लगना है। तो कल हम आएंगे तो सैलरी एक बड़ा चैप्टर है, इसे छेड़ लेंगे ना तो कितने ही अरसे तक पता लगेगा अभी एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। नहीं, हम यहाँ से शुरू करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से। कल आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आगाज़ कर रहे होंगे। जी, हर साल चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना, यानी ज़रूरी नहीं है चेंज हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर कुछ ना कुछ चेंज कर देती है। सम टाइम टैक्स बढ़ा देते हैं, सम टाइम टैक्स कम कर देते हैं। मसलन पिछले साल, ये जो साल अभी हमारा क्लोज हो रहा है, इसमें अगले वाले छः जो थे ना, जिससे अब हम 6,000 रुपया मांग रहे हैं, इससे 1,000 रुपया लेते थे। ठीक है ना, 1,000 फिक्स टैक्स था बस। 12 लाख तक की इनकम वाला शख्स पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 1,000 रुपया साल का टैक्स दे रहा था, लेकिन अब 6,000 पे चली गई है वो बात। ठीक है ना, ऐसे कोई छोटी छोटी चेंज आती रहती हैं। ये रेट हमें एग्ज़ाम में अवेलेबल होते हैं, हमने याद नहीं करने होते। ये टेबल एग्ज़ाम में अवेलेबल टेबल है, इसलिए रेट जितने भी आएंगे सारे एग्ज़ाम में हमें अवेलेबल होते हैं। रेट हमने याद नहीं करने, अप्लाई करना सीखने हैं। इसीलिए अभी हम क्या कर रहे थे, रेट को अप्लाई करना सीख रहे थे। ठीक है ना, हाउ टू अप्लाई, पता लगे कि यार टैक्स कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये बात हम सीख रहे हैं वहाँ पर। डन होगी बात जी? जी बेटा, नहीं गिवन, सब गिवन है। ये टेबल जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये टेबल बमाए, ये देखिए, ये वाला टेबल बमाए चेयर के एग्जाम में अवेलेबल होगा एज इट इज। ठीक है ना, तो ये अवेलेबल है, इसमें से कोई चीज याद नहीं रखनी, अप्लाई करना सीखना है वो जो वहां काम कर रहे थे। ठीक है ना, सैलरीड का भी टेबल गिवन होगा, नॉन सैलरीड का भी टेबल गिवन होगा। टेबल हमने याद नहीं करने। बाकी भी जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएंगे, वहाँ टैक्सेशन की बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है, वो सारे रेट हमें एग्जाम में, यानी जितना हमारा पेपर आता है ना, उतना ही एडिशनल पेज साथ लगे होते हैं जहाँ रेट लिखे होते हैं। यानी 3 पेजेस पर अगर पेपर आया ना, तो 4 पेजेस पर ये टेबल और ये चीज़ें छपी होती हैं। तो अच्छी बात है ना, याद नहीं करना पड़ेगा। यानी अभी फुल बुक ओपन तो नहीं है, पार्शली बुक ओपन है। ठीक है ना, कम से कम ये चीज़ें याद नहीं करनी, रटे नहीं लगाने हैं। जी जनाब, ग्रुप में ऐड करवाना, अगर कोई बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं है तो भाई वो ऐड हो जाए।